तो लोगों को ऐसा लगता है कि परिवर्तन होंगे, मगर ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन केवल राजनीतिक दलों का परिवर्तन है। समाज में जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जिनकी संख्या 85% के लगभग है, इन लोगों को वर्ण व्यवस्था से और जाति व्यवस्था से और अस्पृश्यता से, आदिवासियों के सेग्रीगेशन से, महिलाओं की दास्ता से और पिछड़े वर्ग के लोगों पर, OBC पर जो क्षुद्रत्व थोपा गया है, इससे कोई राहत मिलती नहीं, इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं। एक राजनीतिक दल जाकर दूसरे राजनीतिक दल आ जाता है, कांग्रेस जाकर बीजेपी आ जाती है, बीजेपी जाकर कांग्रेस आती है। तो आप लोगों को जानकारी है या नहीं है मालूम नहीं है, मगर कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ये ब्राह्मणों के द्वारा की गई है। ये विविध राजनीति का सेंटर है। इसके विरोध में RSS के द्वारा जनसंघ की स्थापना की गई थी। अब जनसंघ की स्थापना होने के बाद अब जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी हो, तो ये भी उन्हीं लोगों की पार्टी है। तो इससे होता यह है कि हजारों सालों से जिन लोगों ने वर्ण और जाति व्यवस्था के आधार पर इस देश के बहुसंख्यक लोगों का शोषण किया है, उससे इनके परिवर्तन से कोई निजात मिलती नहीं। इसलिए वास्तविक परिवर्तन जब तक ये वर्ण और जाति के आधार पर बनी हुई समाज व्यवस्था के बीच में नहीं होता है और इससे पीड़ित लोग जब तक राज सत्ता के नियंत्रणकारी प्रभाव में नहीं आते हैं, तब तक मौलिक रूप से देश में परिवर्तन हो नहीं सकता, ऐसी हमारी मान्यता है। इस मान्यता को आधार बनाकर ही राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया। ये इसकी सेंट्रल आइडिया है। ये सेंट्रल आइडिया ही इस मौके पर मैं बताना चाहता हूँ। बाकी इस संबंध में जो सवाल जवाब होंगे उस दौरान इसके बारे में जानकारी बताइए। हमारा पाटिल साहब संस्थापक अध्यक्ष विकास आघाड़ी का संयोजक को अनुरोध करता हूँ कि वो सभी पत्रकार बंधु और भगिनियों का, बहनों का मैं तहे दिल से आपका सभी का स्वागत करता हूँ। इस पत्रकार परिषद में मैं सबसे पहले वामन मेश्राम साहब का तहे दिल से इस्तेकबाल करता हूँ। इसीलिए करता हूँ कि पहली बार हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में EVM का मसला, EVM की मशीन के बारे में जो आंदोलन छेड़ दिया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार हम सभी हैं। जब तक ये EVM मशीन इस हिंदुस्तान के इलेक्शन से, डेमोक्रेसी की प्रक्रिया से हटती नहीं, तब तक हम कुछ भी सोचे तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, जब से 99 को जब ये मशीन आई, तब से इस देश में कुछ इलेक्शन के बारे में या निवडणूक के बारे में अब खाली सोचते रह रहे, देखते रह रहे, मगर कोई अपने मर्जी के जैसा कोई अपना आदमी चुन के नहीं आ रहा है। पहली बार महाराष्ट्र में मैंने ये EVM मशीन के बारे में एक EVM पिटीशन, EVM हटाओ बोल के एक पिटीशन मैंने दाखिल कर दिया था
बॉम्बे हाईकोर्ट बेंच है औरंगाबाद में कि ये मशीन के बारे में पूरी जानकारी मुझे बहुत अच्छी तरह से है। मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ इस मशीन के बारे में। आई एम नॉट टेक्निकल एक्सपर्ट बट आई हैव सपोर्ट टू टेक्निकल एक्सपर्ट्स, यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनसे सलाह मशवरत करके मैंने इसके अंदर जो भी अंदर है, इसके अंदर जो भी मसला इसके अंदर का है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए मैं पहली बार 99 को इलेक्शन पिटीशन के दौरान ईवीएम मशीन के बारे में पहला पिटीशन में दाखिल कर दिया था। इसके बारे में पूरी जानकारी मुझे है और मैं ही जानता हूँ इसके बारे में वामन मेश्राम साहब ने क्या कदम उठाया है इस देश में लोकशाही के अंदर। जब तक ये मशीन नहीं हटती तब तक अपन जो सोच रहे हैं वो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए पहले ये मशीन हटनी चाहिए, तब अपने मर्जी के जैसा गवर्नमेंट इस देश में बनेगा। हम मोदी गांधी के सोच में नहीं है। मोदी को हटाए गांधी को लाओ, गांधी को हटाए मोदी को लाओ, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे मन में दोनों भी नहीं है। मगर हमारा जो तीसरा सोचने का, जो फुले शाहू अम्बेडकर के विचारों पर, बशीर चौक के विचारों पर, छत्रपति शिवाजी महाराज के सोच पर जो देश चलता है, ये डेमोक्रेसी चलती है, इसके बारे में हम सोचेंगे। और हमें इतना पता चला है इसके बारे में, इसके सोच में, कि जब तक फुले शाहू अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा बशीर चौक, इनके सोच से अगर देश नहीं चलता है तो इस देश का कभी भी भला नहीं होता, देश के अंदर के लोगों का भी भला नहीं हो सकता। इतना हमने तय कर दिया, हमने जान लिया, क्योंकि हम सोचते हैं इसके बारे में और यही सोच में, यही विचारों में इस देश का कल्याण और इस देश का जनता का कल्याण इसी में छिपा है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, ताकि इसमें कौन आप अपने में से कौन इतना अवेयरनेस है। आई डोंट नो व्हाट इज योर थिंकिंग, व्हाट इज योर अबाउट योर सोच क्या है, हम नहीं जानते। फिर भी हम जानते हैं, हम सोचते हैं, हम खाली कानून से, प्रक्रिया से, डेमोक्रेसी से सोचते नहीं है, बल्कि हम हमारे दिमाग से सोचते हैं कि सही सोच क्या है और ये देश की प्रगति, देश का विकास, देश के लोगों का विकास, जनता का विकास और सर्व धर्मों को, सर्व मूल निवासियों को साथ में जो जाने वाले हैं, उन्हीं के साथ में हम जाने का मन बना लेते हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो हम लास्ट टाइम वंचित बहुजन समाज पार्टी के साथ में थे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, MIM और भारी बहुजन महासंघ के तीनों का मिला के वंचित बहुजन आघाड़ी बनी। उसके मुखिया थे प्रकाश जी आम्बेडकर। मगर जितना हमने करे उतना हमको यश नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह है कि यश प्राप्त करने के लिए मूल निवासियों का जो साथ, खाली दलित और OBC से लेके नहीं चले, मूल निवासी भी साथ में होना चाहिए, ST के लोग भी साथ में होना चाहिए। ये हमने देख लिया, ताकि लोकसभा में 48 उम्मीदवार दिए। लास्ट टाइम 2019 में एक भी चुन के नहीं आया, मगर वोट अच्छे लिए, 47 लाख वोट लिए। इसका फायदा कुछ नहीं है। हमको ऐसा लगा विधानसभा में हमको यश प्राप्त हो जाएगा, मगर उसमें भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हम जो कर रहे हैं उसको पूरी ताकत के साथ, पूरे दिमाग के साथ हम कर रहे नहीं कर रहे। इसका नतीजा ये निकला। हम अभी ये सोच रहे हैं, महाराष्ट्र में हम काम करते मेश्राम साहब जी, हमको बहुत अच्छा लगा। आप ये जो तीसरा मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो निकाले, हम इसके बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते। इसीलिए धन्यवाद करते, कोई तो तीसरा दल इस देश में, कोई तो मोर्चा इस देश में बनना चाहिए। हम मोदी के और गांधी के विचारों में चलने वाले नहीं है। कांग्रेस का विचार बोला तो गांधी का, जो कांग्रेस वाले जो भी सोचते हैं और उनके साथ जाने वाले जो भी सोचते हैं, तो वो गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोचते हैं। हम वो नहीं सोचते, हम गांधी को भी नहीं सोचते, हम प्रधानमंत्री मोदी को भी नहीं चाहते और गांधी को भी नहीं चाहते। इनको दोनों को हटा के अगर कोई मेश्राम जैसा साहब अगर कोई प्रधानमंत्री के काबिनेट में अगर उतर जाए तो हम उसके साथ में रहेंगे। यह हमारे मन की बात हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि कोई तीसरा दल हिंदुस्तान में बनता है क्या।
अभी इलेक्शन तो बहुत नजदीक आए लोकसभा की, इसके बारे में स्पीड तो बहुत जल्दी करना चाहिए। स्पीड तो बहुत होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी आप सभी मोर्चा बनाना चाहिए। ये इतना आसान काम नहीं इलेक्शन। लास्ट टाइम हमने देखा 6,500 विधानसभा के इलेक्शन में 6,500 हम कैंडिडेट की इंटरव्यू लिए, मैंने खुद लिया। 100 कैंडिडेट का लोकसभा में इंटरव्यू लिया, उसमें से अच्छे लोग थे मगर उनको एज प्राप्त नहीं हुआ। इसकी वजह हमने देख लिया, क्या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द अनसक्सेसफुल द कैंडिडेट। इसके सब बारे में सोचे और इसके बारे में सोच के अभी हमको पता चला है और हम बहुत दिनों से इनके साथ में जाने का हम सोच रहे, जबकि पहली सी मीटिंग थी सितंबर के मीटिंग से हम उनके साथ जुड़े हैं। हमारे प्रतिनिधि नंदेन जी अम्बाड़कर है, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, सब महासचिव हमारे साथ में, उन्होंने जाके दिल्ली में उन मेश्राम साहब से बात करके ये पूरा तय कर दिया कि अब हमारा मन बन गया है कि महाराष्ट्र में जो भी हमारे साथ 9 दल साथ में है, हम लगभग 9 दलों की पार्टी का एक गठबंधन महाराष्ट्र विकास समिति नाम देके उसको औरंगाबाद में एक महामोर्चा यानी महामेलावा लिए थे। उस समय भी हमने यही बात कही थी कि हम मोदी और गांधी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम तीसरा क्या होता है क्या इसके बारे में हम सोचेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इस देश में ये दोनों दलों से, कांग्रेस हो या एनडीए हो या इंडिया हो, इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। ये खाली खुद के मतलब के सेल्फिश लोग हैं जिसमें ये दलों में बंटवारा करके काम अपना करा रहे। मगर हम इन दोनों दलों के साथ जाने की हमारी मानसिकता नहीं है, हमारा मन नहीं कर रहा है। इसलिए हम तीसरी जो परिवर्तन मोर्चा है इसके अंदर जाके हम देश में और परिवर्तन के बारे में, जिन मूल निवासियों के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ क्योंकि मेश्राम साहब है और सवाल जवाब भी होने के हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ। अब देखो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र की परिस्थिति तो पूरे हिंदुस्तान में अलग है। कौन सा शिवसेना था वो दल फूट गया, राष्ट्रवादी था वो दल फूट गया। क्यों फूट गया? क्योंकि ये दल के जो शिवसेना के हो या राष्ट्रवादी के हो, ये पार्टी क्यों टूटी? इसका एक उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे? एक केडर बस के कार्यकर्ते नहीं है, खाली मतलब के लिए पार्टी में आए वाले कार्यकर्ते हैं। इसीलिए उनको जो भी अच्छा लगता है, जब भी अच्छा लगता है, जैसा भी अच्छा लगता है वो दल छोड़ देते। ये ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें केडर बेस के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ के और केडर बेस के कार्यकर्ताओं यानी कि अच्छी सोच वाले कार्यकर्ताओं, ये परिवर्तनवादी वाले सेल्फिश वाले कार्यकर्ता की हमें जरूरत नहीं है। ये परिवर्तन जो चाहते हैं, परिवर्तन जो मांगते हैं, उनके लिए ये हमारा परिवर्तन मोर्चा काम कर रहा है और ये सोच लेके हम यहाँ आपके सामने आए। हम ऐसा चाहते हैं। अभी देखो महाराष्ट्र में इतने दल टूटे फूटे सब हो गए, किसी को ईडी का भय बताया, किसी को और कोई का भय बताया, उन्होंने भय बताया मगर तुम केडर के नहीं है, डर के मारे उधर जा रहे हैं क्योंकि आप गिल्टी कॉन्शियस है, यानी कि आप दोषी है, अब यानी कि आप भ्रष्टाचारी है। आपको डर किसको लगता है? जो चोरी करता है उसको पुलिस का डर लगता है। हम चोर नहीं है, हम मूल निवासी हैं, हमको डरने की कोई बात नहीं है। हमको इस देश को एक अच्छा प्रशासन देने वाले, अच्छा शासन देने के बारे में सोचें। इसका मतलब ये है, हम जो सोच रहे हैं ये इसका मतलब ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो दुर्लक्षित है, जो उपेक्षित है, जो वंचित है, उसके लिए सत्ता की जरूरत है और उन्हीं को ही सत्ता मिलनी चाहिए, ऐसी सोच लेके हम चल रहे हैं। भाइयों, मैं एक बात बोलता हूँ, ये देश सेक्युलर के नाम से कांग्रेस वाले सेक्युलर का नाम लेके काम करते हैं मगर वो सेक्युलर नहीं है। अभी जो मेश्राम साहब ने बोले ये कांग्रेस की निर्मिति के कौन है, सब गोखले अगर तिलक ये सब जो लोग हैं ना, ये सभी लोग कांग्रेस का है, यानी कि उनका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। जब से कांग्रेस निर्माण हुई, जब से कांग्रेस का निर्माण हुआ, तब से हमारा कोई लेना देना नहीं उनसे। फिर भी हम कोई सेक्युलर का नाम आ रहा है लेके बोल के हम कई दिनों तक उनके साथ में जाके देखे तो उनका एक ही है। मैं एक बात बोल दूं, कल जो अब बिहार में हुआ वो नहीं होता था
अगर कांग्रेस ने, अगर इंडिया ने अगर नीतीश कुमार का पीएम का नाम लेके अगर खड़ा कर देता, सामने करता था, तो किसी हालत में नीतीश कुमार उधर नहीं जाता था। मगर इनको गांधी को छोड़ना नहीं, ऐसे नीतीश कुमार हो या और कोई ममता हो या और कोई मायावती हो या अखिलेश हो, गए तो परवाह नहीं, मगर उनका गांधी घराना चलना चाहिए इसके बारे में। और उसके एकदम विरुद्ध में मोदी का है। कोई कुछ आए या ना आए उसको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हम कुर्सी में बैठ के रहना चाहिए, बस इतना ही हमारा काम है। ऐसा ही चल रहा है। तो इसीलिए जो मेश्राम साहब ने जो कदम उठाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाउ नीड ऑफ द नेशन दिस सच टाइप ऑफ थॉट्स। इस देश के लिए जरूरत क्या है? ये देश जाति धर्म पर नहीं चलता, ये देश सोच पर चलता है। किसके सोच पर चलता है? ये फुले शाहू अम्बेडकर, बसवेश्वर के छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच पर चलता है। आज जो शिवाजी महाराज का नाम लेके मराठा समाज जो मनमानी कर रहा है, ताकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को जब हिंदवी साम्राज्य स्थापन किया था उस समय ये समाज उनके साथ में नहीं था, ताकि मूल समाज, मूल निवासी समाज छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में थे। तो उन्होंने ये सब कर दिया। तो अभी मगर जो फायदे के लिए किसका नाम लेना, किसका लीडरशिप एक्सेप्ट करना, ये बारे में आज सोच के काम कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। इस देश में विचारों के बारे में कोई सोचता ही नहीं। और मैं तो बोलता हूँ जो अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं इस देश में, ये 85% है। अभी मेश्राम साहब ने बोले जो मूल निवासी है वो 85% है। और वो 85% वाले लोग क्या सोचते हैं कि कोई अच्छी सरकार आए, कोई हमारे बारे में सोचने वाला प्रधानमंत्री आए, कोई हमारे बारे में, हमारे हित के बारे में जो कारोबार करने वाला कोई इस देश का कारोबार कर सकता है, ऐसे बारे में सोचने वाले हैं। तो इसके बारे में हम सोच के ये पार्टी का ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठबंधन हुआ है, अभी होने का नहीं है। इसमें सब सोच समझ के अभी कैसा है, मेश्राम साहब का अनुभव तो बहुत बड़ा अनुभव है। नो ऐसा ऊपर काम नहीं कर रहे, वो मूल के जो जड़ के पास है। जड़ क्या है इस देश की? इस देश के विकास की जड़ क्या है? लोगों के विकास की जड़ कौन सी है? वो पकड़ के और इन लोगों का विकास होना चाहिए। अभी तक 75 साल हो गए देश को आजादी मिलके, अभी भी 2 करोड़ लोग हैं जो इस देश में जो रात का खाना नहीं मिलता बल्कि 2 गिलास पानी पी के चद्दर ओढ़ के सो जाए। ये हालत क्यों बनी? देश में अनाज कमी नहीं, देश में पैसे की भी कमी नहीं, खनिज की कमी नहीं, सब कुछ है, फिर भी ये लोग क्यों भूखे सोते? इसके बारे में सोचना चाहिए। और हम जो है मेश्राम साहब और हम वही सोच लेके अब आपके सामने हम आए। अभी मैं मेश्राम साहब को दरख्वास्त करूंगा कि जो आपके जो सवाल है, बोलने के लिए बहुत कुछ बात बाकी है, हम बहुत कुछ बात कर सकते हैं, मगर ये समय बात करने का नहीं है। हम जब मैदान में जाएंगे, अभी सही देखा तो मूल निवासी जब मैदान में उतरेंगे तब लोगों को पता चलेगा कि मैं जब वंचित में था एक बात पे बहुत गौर करता था, इस देश को 200 लाख हजार करोड़ का कर्जा है, कोई वापसी का कोई नाम नहीं करता, नाम नहीं लेता, कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बोलता कि वापस करना चाहिए। ये कर्जा लिए वाला शुरुआत तो करनी चाहिए। मगर वंचित आघाड़ी में मैं ये भाषण में बोला था, हमने शुरुआत करने का सोचा है। हमारे मैनिफेस्टो में कि जब तक इस देश का कर्जा वापस नहीं होता तब तक इस देश महासत्ता बन ही नहीं सकता। घर पर अगर कर्जा है तो घर वो विकसित बन नहीं सकता। ये हमारी सोच है, यानी कि मूल निवासियों को साथ में लेके इस देश के मूल प्रश्न क्या है, सवाल क्या है, उसके बारे में हम सोचने का तय करके काम को लगने वाले हैं। अभी हम काम इलेक्शन नजदीक आ रहा है, इनको पूरा हिंदुस्तान में घूमने का, पूरे भारत में घूमने का है। हम एक राज्य के बारे में, हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ में माली साहब जो बैठे हैं उनको साथ में लेके हम महाराष्ट्र में जो भी करने की जरूरत है महाराष्ट्र में, यानी कि हम पूरी तरह से जानते हैं। हम ईवीएम मशीन के बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकई में मैंने आंखों से देखने वाला है। हमारे पास भी हैकर्स थे मगर हमारे पास पैसे नहीं थे हैकर्स को मैनेज करने के लिए। जिसके पास पैसा है ये हैक कैसा कर सकता है? हैकर्स है। अभी एक बात बोलते तुम्हारे को, ये मशीन लाया, इतना बात करी मैं मेरा खत्म कर दूँ। ये मशीन क्यों लाया गया? ये नरसिंह राव के जमाने में 1990 में मशीन लाया।
ना कहीं पार्लियामेंट में ठहराव हुआ मशीन लाओ बोल के, ना ये इलेक्शन के बारे में कुछ चेंजेस लाने के बारे में अभी तक कोई ठहराव नहीं हुआ कि मशीन क्यों लाएगी। खाली इतना ही एक ठहराव हो गया पार्लियामेंट में, क्या हो गया कि जो भी चेंजेस लाने का है वो इलेक्शन कमिश्नर को पावर डेलीगेट कर दिया और ये पार्लियामेंट ने पूरे पार्लियामेंट में तय कर दिया कि ये इलेक्शन कमीशन जो करेगा तो वो उनके उसको हम टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, उसके लिए कोई रेजुलेशन पास करने की जरूरत नहीं। तब ये इलेक्शन कमिश्नर ने ये मशीन लाया। तब इसमें कांग्रेस जिम्मेदार है, खाली बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। 99 में कांग्रेस थी जब ये मशीन आई, तब कांग्रेस में मैं नाम नहीं लेना चाहता था मगर आज तुम्हारे सामने नाम लेता हूँ। इसमें पहले से कौन ये मशीन कौन, मैं जब विलास राव के बच्चे के खिलाफ में खड़ा रहा उस टाइम मैंने ये मशीन के बारे में पूरी 99 को तब मैं देखा ये सॉफ्टवेयर इंजन ने बात कर दिया है, एक हैकर्स ने कि तुम ये जीत नहीं सकती, इतना अच्छा पावर रहेगी। मैं बोला क्यों नहीं जीत सकती, तो ये मशीन हैक हो गया है, हम पूरा है अगर कुछ कर सके तो ये मशीन बंद कर दो, आप चुन के आएंगे, आपका अच्छा वातावरण है। मैं बोला अभी कैसा कर सकता हूँ, तो मैंने आह्वान कर दिया, इलेक्शन में रीट पिटीशन में गया मगर इलेक्शन बोला प्रोसीजन हैज बीन स्टार्ट, वी हैव नो एनी पावर टू टॉप द इलेक्शंस, ऐसा बोल के छोटे इलेक्शन होंगे। इसमें एक सादी सी बात है, अभी हैकर्स है, सब है, यंत्रणा है, पैसे सब कुछ है, जब तक मशीन नहीं आती तब तक रिजल्ट कुछ अपने फेवर में आने वाला नहीं है, इसके बारे में फिर भी हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। मेश्राम साहब ने जो भी अभी कदम उठाया है, पहले मशीन बंद करो, इसके बारे में मोर्चा होगा दिल्ली में, ये सब होगा, मगर इसका अभी देखो इलेक्शन का मशीन लाने का 3 ही मकसद है, फास्ट, फेयर एंड विदाउट फियर। विदाउट फियर इलेक्शन करो, तो इसमें तीनों में भी पहले प्राधान्य से करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? फास्ट तो इलेक्शन होते क्या 8 महीने का, अरे 2 महीने का प्रोग्राम लास्ट टाइम के लोकसभा इलेक्शन में दिया, कौन दिया प्रोग्राम? प्राइम मिनिस्टर दिया, इलेक्शन कमिश्नर नहीं, हैकर्स ने बताया हम उतनी एट ए टाइम एम्प्लॉयड कर नहीं सकते, हमारे पास उतने एम्प्लॉयड नहीं है, तो ये मशीन अगर हैक करने का है तो उसको पार्ट करो, यानी कि इलेक्शन पार्ट करो, यानी कि 8 इसमें इलेक्शन फेज में हो गया, 1.25 महीने इलेक्शन चले, फिर ये फास्ट हो गया क्या इलेक्शन? नहीं हो, क्लियर हो गया क्या? बहुत सारी बातें आ गई, इसकी मशीन इसने लेके गया, एक मशीन हैक हो गई, बंद पड़ गई, ये भी नहीं होगा। अब विदाउट क्लियर हो गया क्या? नहीं हो, क्योंकि ये इलेक्शन फास्ट, क्लियर और विदाउट क्लियर नहीं होती, फिर ये मशीन की क्या जरूरत है, ये समझ के मैं बोल रहा हूँ। ये प्रोग्राम हैकर्स देते हैं और हैकर्स के जरिए पीएम से जरिए वो इलेक्शन कमिश्नर ये प्रोग्राम देता है, इसीलिए ये मशीन पहले, इसको मशीन को पहले हटाना चाहिए, उसके बाद ही भारत के लोकशाही के बारे में अपन सोचेंगे। धन्यवाद। पत्रकारों को आगे आने के पत्रकार बंधुओं को अनुरोध है कि वो इधर सामने आ जाए। माननीय मेश्राम साहब ने उन्होंने जो बातें रखी, उस बातों पर आपको जो भी सवाल पूछना है पूछ सकते हैं। आपकी कोशिश में सो जिस किसी को भी कोई सवाल पूछना है वो सवाल पूछ सकते हैं। आपको हिंदी में बोलने के लिए अगर दिक्कत है तो आप लोग मराठी में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर मराठी मध्ये बोला, मराठी मध्ये बोला। So I can speak in English, little bit English and Hindi. इंग्रजी मध्ये पण बोला। First of all, I fully respect you. Whatever you said, it is absolutely true. About the EVM machine, what you said, it's absolutely true. I have been given to understand that where they make this machine, 4 BJP people are working in that, in this factory. So naturally, the vote will go to them only. You are absolutely right. Now you just listen.
मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि कोई पार्टी, बहुत बार क्या होता है जब ईवीएम के बारे में गड़बड़ी होती है, ऐसा कहा जाता है, तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये लोग चुनाव हार गए इसलिए कह रहे, मगर सुप्रीम कोर्ट पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ये कॉपी मैं आपको बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की। उस निर्णय में उनका कहना है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 8 अक्टूबर 2013 का। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, मगर पेपर ट्रेल मशीन लगती है, मगर गिनती ईवीएम की ही होती है जिस ईवीएम में घोटाला होता है। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं कह रहा हूं, जो लोगों को ये समझ में नहीं आता। लोग क्या सोचते हैं, अरे आपने कहा था पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगा दिया, फिर आप अब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे पेपर ट्रेल लगाया, मगर गिनती तो उसी ईवीएम की कर रहे हैं जिस ईवीएम में घोटाला होता है। तो ये आयवाश करने का काम है, ये केवल आंखों में धूल झोंकने का काम है, क्योंकि आप पेपर ट्रेल लगाया मगर गिनती ईवीएम की कर रहे हो। इसके बारे में आप लोगों को और मीडिया के लोगों को मैं एक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूँ। मीडिया वालों ने हमको खबर देना चाहिए, मैं मीडिया वालों को खबर देता हूँ कि मीडिया वालों ने 8 अक्टूबर 2013 की सुप्रीम कोर्ट की जो खबर है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता, एक खबर ही नहीं छापी। नेशनल मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जो जजमेंट है उसकी खबर ही नहीं छापी। मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि क्या नेशनल मीडिया एक खबर ना छापकर एंटी नेशनल मीडिया नहीं होगी? ये राष्ट्र के हित की जो खबर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, वो खबर अगर सारे देश भर में छापी गई होती तो सारे देश के लोगों को मालूम हो गया होता कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता। आज देश में ईवीएम मशीन पर किसी का भी भरोसा नहीं है। बीजेपी को सपोर्ट और बीजेपी को वोट देने वाले लोगों को आप इंटरव्यू ले लो, बीजेपी के वोटर को पूछो, वो किसको वोट दिया? ईवीएम पर भरोसा है? ईवीएम पर नहीं, बीजेपी पर है, ईवीएम पर नहीं। तो ईवीएम पर आज के तारीख में किसी का भी भरोसा नहीं है। बहुत बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ईवीएम आने के पहले इस देश में मतदाताओं को ये अधिकार था कि वो सरकार बनाने का और बदलने का अधिकार मतदाताओं के पास था, और मतदाता सरकार बदलने का या सरकार बनाने का काम करते थे। ईवीएम मशीन आने के बाद मतदाताओं के पास सरकार बनाने का और बदलने का अधिकार समाप्त हो गया। अब सरकार बनाने का और बदलने का अधिकार ईवीएम मशीन के पास आ गया, और ईवीएम मशीन जो लोग चला रहे हैं वही सरकार बना रहे हैं, वही सरकार कर रहे हैं। तो जनता के पास लोकतंत्र क्यों है? क्योंकि लोगों को वोट का अधिकार है, इसलिए जनतंत्र है। अगर लोगों के वोट का अधिकार ईवीएम के पास ट्रांसफर हो गया है तो फिर तो जनतंत्र खत्म हो गया। ईवीएम ने जनतंत्र को खत्म कर दिया।
क्योंकि जनता के पास जो वोट का अधिकार था, जिसके आधार पर सरकार बनाने का और बदलने का अधिकार था, वो तो खत्म हो गया, तो ईवीएम के पास चला गया। आपको एक रोकना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को उजागर किया था कि जिस किसी के भी पास में हैकिंग की अगर कोई तंत्र योजना है या कर सकता है तो वो आके करे, इस तरीके का उन्हें ओपन किया। तो उस समय किसी ने भी ईवीएम हैक हो सकता है करके साबित नहीं कर पाया। आपके पास झूठी खबर आई है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है सारे के सारे। हैदराबाद का क्या नाम उसका? हरिप्रसाद सारे मशीन लेकर गया था। हरिप्रसाद ने वो ईवीएम, चुनाव आयोग ने वो मशीन दी उसको और उसको खोल के देखा। देखने के बाद कहा कि मुझे तो लगता था कि एक आध हफ्ता लगेगा इसको हैक करने में, मैं 1 घंटे भर में ही कर देता। ऐसा बयान देते ही चुनाव आयोग ने उससे मशीन ले ली। ये बताया, ये वीडियो मेरे पास है। आपके पास खबर आई है, वो मीडिया वालों ने वो खबर नहीं दी। जिन्होंने 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की खबर नहीं छापी, उन्होंने ही आपको आधी खबर दी। ये हुआ, नाम के साथ बता रहा हूं, हरिप्रसाद ने वो सब उधर गए थे। चुनाव आयोग ने जो चुनौती दिया था उसके सामने हुई थी बात, आमने सामने। ये सब हुआ, जो आप कह रहे हैं वो गलत बात है। सरकार ईवीएम हटाना नहीं चाहती, चुनाव आयोग हटाना नहीं चाहता, कोर्ट इस संदर्भ में फेवरेबल नहीं, तो आगे क्या फिर? देखो, इसके विरोध में मेरा ये कहना है कि अगर सरकार के पास है नहीं ये अधिकार, ये अधिकार चुनाव आयोग के पास है। लोकसभा में बिल लाके कर सकते हैं। हाँ, सरकार कर सकती है, चुनाव आयोग खुद कर सकता है। चुनाव आयोग आज के तारीख में भी कई जगह बैलेट पेपर पर चुनाव करवा रहा है। चुनाव आयोग पर यह बंधन नहीं है कि आप बैलेट पेपर पर क्यों करवा रहे हो। अगर चुनाव आयोग फैसला करे, जैसे इन्होंने अभी कहा कि चुनाव आयोग को अधिकार देते हैं रेजोल्यूशन पास करके, कानून नहीं बनाए, चुनाव आयोग को अधिकार देते हैं, तो चुनाव आयोग के पास बैलेट पेपर पर भी करने का अधिकार है, ईवीएम पर भी करने का अधिकार है। चुनाव आयोग चाहे तो डिसाइड कर सकता है। हमने चुनाव आयोग के ऊपर मोर्चा लेकर गए, हमने चुनाव आयोग को 10 दिन का समय दिया और 10 दिन का समय विचार करके आप इसके बारे में बोलो। भाई, आपको संविधान ने चुनाव आयोग को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकार दिए। चुनाव आयोग को संविधान निर्माताओं ने ये अधिकार दिए, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाओ। ये बंधन है चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो लोगों को जैसे ही मौका मिलेगा चुनाव कमिश्नरों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर हो सकता है। ये देशद्रोह है, ये सामान्य मामला नहीं है। 140 करोड़ जनसंख्या के लोकतंत्र के साथ में देशद्रोह का मामला है। उचित समय पर जिन कमिश्नरों को लोगों ने मांग करने के बावजूद भी उन्होंने इसको कॉग्निजेंस नहीं लिया और चेंज करने का काम नहीं किया, संविधान ने उनको अधिकार दिया हुआ है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा था तो लोगों ने उनको जानकारी दी, लिखित मेमोरेंडम दिया। अब चुनाव आयोग ये कह भी नहीं सकता कि किसी ने कोई डिमांड ही नहीं किया। तो चुनाव आयोग का क्या इंटरेस्ट है? मेरा ये सवाल है। चुनाव आयोग को आपके द्वारा मेरा ये सवाल है, चुनाव आयोग का क्या इंटरेस्ट है? चुनाव आयोग पे तो संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी लगाई कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए। लोग कह रहे हैं ईवीएम मशीन पर हमारा भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग को कॉग्निजेंस देना चाहिए। और बैलेट पेपर पर मेरे पास कांग्रेस के द्वारा बैलेट पेपर का रेजोल्यूशन पास किया है, वो भी मेरे पास रेजोल्यूशन की कॉपी है। मैंने कांग्रेस के लोगों को क्रिटिसाइज किया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे ना, उनके सामने कहा कि नहीं हमने तो रेजोल्यूशन पास किया, बैलेट पेपर बनाओ। मैंने कहा अखबार में तो आपकी खबर नहीं आई। बोले अखबार वालों ने छापा ही नहीं, हमने रेजोल्यूशन पास किया। मैंने कहा कहाँ है, मुझे दो रेजोल्यूशन। तो उन्होंने मेरे पास कल रेजोल्यूशन भेजा, ये फला तारीख को हमने रेजोल्यूशन पास किया कि बैलेट पेपर पर चुनाव करवाया।
तो ये अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने चुनाव आयोग पर समय मांगा, समय भी नहीं दिया। अरे चुनाव आयोग इस देश में आपको बातचीत करने के लिए इंडिया गठबंधन के लोगों ने समय मांगा, आप समय दे नहीं रहे हो। मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहता हूँ, वो बहुत फंडामेंटल बात है। वो क्या है? क्या आपको पता है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में 19 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को केवल 37.5% वोट पड़े, 37.7% वोट पड़े। बीजेपी के वोट जो है 37.7% है। इसका दूसरा मतलब है कि फिर 62.3% वोट वाले चुनाव क्यों हार गए? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोग यूनाइटेड नहीं थे, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। 62.3% लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग यूनाइटेड नहीं थे, इसलिए चुनाव हार गए। अब 62.3% लोग सारे इंडियन गठबंधन के नाम पर इकट्ठा हो। अब लोगों ने, पत्रकार लोगों ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। 63% जिनके पास वोट है वो सारे इकट्ठा हो गए। अब चुनाव कैसे हो रहा है? 37.7% वर्सेस 62.3% के बीच में लड़ाई है। और मोदी ने चुनाव के पहले ही स्वीकार कर लिया कि वो चुनाव हार गए। आप बोलेंगे किस आधार पर ऐसा मोदी ने स्वीकार कर लिया? मोदी की बहुत सारी गतिविधियां जो चल रही है आजकल। बिहार में नीतीश कुमार को लानी थी, अभी झारखंड की भी बात आपने देखी होगी, बंगाल की भी जो तमाम पार्टियां जो है, तमाम पार्टियां उनको तोड़फोड़ करने का जो कार्यक्रम चल रहा है। अगर मान लो मोदी जीतने वाले ही है, मैं आपको जो आंकड़ा मैंने बताया 200% मैं आपको लिखवा देता हूं कि मोदी चुनाव हारने वाले हैं, ईवीएम के द्वारा जीतने वाले हैं, वोट में हारने वाले हैं और ईवीएम में जीतने वाले हैं। और जीतने के बाद देश में बहुत बड़ा दंगा फसाद और हिंसा होने वाली है। ये 3 बातें। चुनाव के बाद चुनाव का के लिए होता है दुनिया में, जानते हो? शांतिपूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार वोट के अधिकार में शामिल है। जिसको ज्यादा वोट पड़े उसको सरकार बनाने का, सरकार चलाने का अधिकार है। शांतिपूर्ण हमारे देश में चुनाव होते रहे हैं, सरकार बदलती रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, तीसरे मोर्चे की सरकार रही और शांतिपूर्ण परिवर्तन होता रहा। वोट का अधिकार शांतिपूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार है जनता के पास। अगर शांतिपूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार ईवीएम के द्वारा रोका गया तो लोगों के पास हिंसा करने का विकल्प बचेगा। तर्कसंगत बात बता रहा हूं, हिंसा करने का विकल्प बचेगा। एक खतरा है देश के सामने। Sir, I would like to clarify one thing, sir. In Punjab, then how the BJP lost them? In Punjab, the election happened. So how these people have lost them? कुछ लोगों को यह सवाल पूछा गया था, उन्होंने ये जवाब दिया 100% चुनाव जीतेंगे तो फिर 100% लोग मान लेंगे ईवीएम में घोटाला। तो ईवीएम की ईमानदारी शो करने के लिए कुछ जगह हारना भी पड़ता है। 5 में से 3 जगह बीजेपी जीती नॉर्थ इंडिया में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान। तेलंगाना में ये तो 2-4-5 सीटें वाला छोटा वाला स्टेट ले लो और नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक छोटा स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट वालों को दे दो, ठीक है? तो लोगों को लगे ये लोग हमेशा बोल रहे गड़बड़ी फिर कैसे होता है? देखो मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ, लॉजिक कैसे फाल्स यूज किया जाता है। अरे अगर ईवीएम में ऐसा होता तो फिर वो कैसे जीते? ये सुप्रीम कोर्ट समझ में नहीं आता। गधे लोग हैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस। ये लॉजिक उधर दे दो सुप्रीम कोर्ट में जो आप कह रहे हो।
जो आप कह रहे हो ये लॉजिक अगर सुप्रीम कोर्ट को दोगे तो वो बोलेंगे ये इधर बकवास मत करो, इधर लीगल पॉइंट बताओ। तो बोलेंगे लीगल पॉइंट बताओ। मैं आपको लीगल पॉइंट बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई बात वो बता नहीं पाए इसके समर्थन में, स्टैंडिंग में। ईवीएम का समर्थन करने का कोई खास मजबूत आधार नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने भी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को सपोर्ट किया है, फिर वापस ईवीएम मशीन का मसला आता है। शिंदे के बारे में बोलने के लिए ठाम मूड खराब बिनबुडाचा माणसाला त्याच्यावर तुम्ही मला प्रश्न विचारला, त्याचं काय बूड आहे का? जितक्या लोकांनी शिवसेनेच्या विरोधामध्ये बंडखोरी केली महाराष्ट्रात ते कुठं आहे? शिंदेच्या पूर्वीचे, शिंदेच्या पूर्वी बंडखोरी झालेली का शिवसेनेमध्ये? त्यांचे नाव कुठं आहे? शिल्लक आहेत का? ते जगात आहेत का अस्तित्वात? निवडणूक झाल्यावर बघा शिंदे कुठं राहते. मला बिघटू पुन्हा तुम्हाला शिंदे निवडणुकीच्या नंतर शिल्लक राजकीय भेटू. शिंदेच्या सांगण्यावरून मराठा लोक बीजेपीला मतदान दिलं नाही. जरा सांगा म्हणजे शिंदेच्या सांगण्यावरून शिंदे मराठा, मग शिंदे सांगेल मराठ्यांना बीजेपीला मतदान केलं. कधी येते मराठा शिंदेच्या सांगण्यावरून बीजेपीला मतदान द्यायला? आणि मग जर शिंदेच्या सांगण्यावरून मराठी मतदान बीजेपीला देणार नाहीत, बीजेपी वाले शिंदेला मतदान करायला सांगतील, पेपरात सांगतील. महाराष्ट्रातला रहिवासी आहे मी. महाराष्ट्रात सामाजिक, जातीय, राजकीय मला फार बारीक माहिती आहे. फार बारीक माहिती आहे माझ्याकडं. वोट पॅटर्न कसं काय मतदान करतात, काय करतात ते. तिसऱ्या मोर्चाचा अजेंडा काय असणार इलेक्शनसाठी? तिसऱ्या मोर्चाचा अजेंडा काय असणार इलेक्शन? तिसऱ्या मोर्चाचा मुख्य अजेंडा आमच्याकडे परिवर्तनाचे मुद्दे आहेत. पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा हे बघा, कार्यकारी सत्तेमध्ये काही बदल झाला का भारताच्या स्वातंत्र्यामध्ये? कार्यकारी सत्ता, आता तुम्हाला हे माझं हे स्टेटमेंट किती कळते हा एक प्रश्न आहे. कार्यकारी सत्ता या देशामध्ये हजारो वर्षापासून ज्या उच्चवर्णीय ब्राह्मणांकडे होती ती अजूनही त्यांच्याकडेच आहे. स्वातंत्र्य मिळून सुद्धा तुम्हाला 79.2% प्रशासनामध्ये ब्राह्मण आणि तत्सम उच्च जातीच्या लोकांचं IAS आणि IPS आणि IRS अधिकाऱ्यांवर कब्जा आहे. हे आकडे भारत सरकारचे 89.2%. आणि मंत्री 5 वर्षात येतात आणि जातात. कमीत कमी एक IAS अधिकारी 30-35 वर्ष राहतो. 30-35 वर्ष. हे मंत्री येतात 5 वर्षासाठी, चाललं तर सरकार 5 वर्ष, नाही तर वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्षामध्येच. किंवा कार्यकारी सत्ता ही त्यांच्याकडेच आहे, कायम आहे. ज्यांच्याकडे कार्यकारी सत्ता आहे ते हजारो वर्षापासून ती व्यवस्था, अन्याय करणारी व्यवस्था ह्या लोकांवर थोपत आहेत, बहुसंख्याक लोकांवर, ज्यांना मतदानाचा अधिकार तर आहे, बहुसंख्याक लोकांना देशामध्ये. परंतु तो मतदानाचा अधिकार प्रभावशाली होईल आणि बदल होईल, याला थांबवण्याचं, याला रोखण्याचं काम होत आहे. म्हणून आम्ही हे परिवर्तनाचं काम करण्यासाठी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनवलेला आहे. त्यामुळे प्राधान्यक्रमाने या देशातील समाज रचनेमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी राजकीय व्यवस्था बदलणं आवश्यक आहे. हे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जे आहे सुपर स्ट्रक्चर आहे, बेसिक स्ट्रक्चर नाही. बेसिक स्ट्रक्चर वर्ण व्यवस्था, जाती व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासींचं सेग्रिगेशन, हे बेसिक स्ट्रक्चर आहे. हे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हे सुपर स्ट्रक्चर आहे, ऊर्ध्व भाग आहे. बदलल्यासारखं दिसते, तो बदल मध्ये काहीच होत नाही.
सर आपल्या तिसऱ्या मोर्चामध्ये किती पक्ष सामील आहेत? सध्या 83 पक्ष सामील आहे. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये आपण किती जागा लढवणार आहात? जवळपास 200च्या जवळपास जागा आम्ही लढवायचा विचार करतो. आणि आपण यामधील बहुसंख्य पक्ष लोकसभेच्या निवडणुका लढवणार आहे. काही पक्ष निवडणुका लढतील लोकसभेत, त्यांचा भर विधानसभेच्या निवडणुका लढवण्यात. जे पक्ष लोकसभेच्या निवडणुका लढवू इच्छितात त्यांना तिकीट दिली जातात. So one thing I would like to clarify, since attending many press conferences, I have raised this question many times to many people, but nobody can answer it properly. One thing I would like to clarify. Before that, we used to say politics is slow, poisonous game, but now it has become a killing game. In the sense, whoever want to say anything, it bring the ED people, all these big people are locked up, put it behind the bar or anything happening. Even nowadays the price is also gone, become double triple, so half the public is completely gone dead, sir. तो आप मुझे बताइए, पब्लिक भी डेड हो गया, बड़े बड़े लोगों को भी अंदर डाल रहे हैं, तो क्या कल ये चुनाव रोक भी सकता है सर? मैं यही आपको पहले कह रहा था कि मोदी जी ये कार्रवाइयाँ क्यों कर रहे हैं? तो कार्रवाई करने के पीछे एक मकसद ये है कि उनके पास 37.7% वोट है और 10 साल हो गए हैं. आप लोग ही लिखते हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट 10 साल में लोगों की भावना हो जाती है. ये 10 साल से अब इसको बदलो, लोगों के अंदर ऐसी भावना आती है, ये मोदी को पता है. फिर मोदी क्या कर रहा है कि अपोजिशन पार्टी की जिन लोगों की भी सरकारें पहले रही है, तो सरकार रहने का मतलब है उनके पास पावर है, और पावर के बारे में ये कहा जाता है पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट. ऐसा सारे दुनिया में लोग कहते हैं कि उनके पास पावर था, तो पावर था इसका मतलब इन्होंने कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर किया होगा. अब ये मोदी जी बहुत पवित्र है, धूल के धुले हुए हैं. अगर इनकी सरकार बदल गई तो वो लोग इनके कुछ लोगों को ऐसी तरह के करने का काम करेंगे. तो ये 2024 के चुनाव का जो एजेंडा है उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं. उसके पीछे दो मकसद है. एक मकसद हमारे पास है, अभी कल का बयान है अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री का, केजरीवाल का, मेरे पास इधर आने के लिए कह रहे आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़के चुनाव जीता उनके साथ भी जा रहे हैं, हमारे पास आ जाए. ऐसा प्रस्ताव है. केजरीवाल ने कहा तो हमने मना किया, तो हमारे खिलाफ में हमारे 2-4 लोगों को अंदर डाल दिया. उनके पास बहुत सारे लोग गए तो वो पवित्र हो गए. तो गंगा नदी उनके पास है. बीजेपी बोले तो गंगा नदी, वॉशिंग मशीन तो छोटी चीज है. गंगा नदी हमारे भारतीय लोगों में गंगा बोले तो पवित्र, किसको भी मालूम नहीं है गंगा बहुत पोल्यूटेड. अक्सर लोग कहते हैं अरे स्किन डिसीज हो जाएगा या मत जा पानी में, बोलता है स्किन डिसीज हो जाएगा. तो गंगा नदी अब ये हो गई है, पोल्यूटेड है, पोल्यूशन है, तो स्किन डिसीज हो सकता है. तो इसलिए अब गंगा में वो नहाना चाहते हैं. गंगा में भी नहाने की बात, क्योंकि बीजेपी वाले कहते हैं हमारी गंगा है. तो ये मानने वाली बातें नहीं है, ये हम लोग मानने वाले नहीं है. इसीलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस जाती तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती तो कांग्रेस आती है. इससे परिवर्तन नहीं हो रहा है. हम चाहते परिवर्तन, और परिवर्तन तब माना जाएगा जब जो हजारों सालों से व्यवस्था में सत्ता से जिन लोगों को दूर रखा गया है उनके नियंत्रण में सत्ता आनी चाहिए. परिवर्तन का मूल सूत्र आपको बता रहा हूं.
जब तक ऐसा नहीं होगा, केवल सत्ता में हिस्सेदारी तो अभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मिल रही है, मगर उनके पास बोलने का भी अधिकार नहीं है। कोई मिनिस्टर बोलते ही SC ST OBC का मिनिस्टर अभी भी है, बोलते हैं क्यों? उनको ये लगता है कि पार्टी हमारी, मिनिस्टर जरूर हूं मैं बीजेपी का, मगर पार्टी हमारी नहीं है तो हमारे खिलाफ कार्रवाई पार्टी ही कर सकती है। पार्टी हमारी होनी चाहिए, लीडरशिप हमारी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव हमारी होनी चाहिए, पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, विचारधारा हमारी होनी चाहिए। ये 5 बातें जहां होगी वहां परिवर्तन होगा। ईवीएम के लेते परिवर्तन संभव है? अगर होता तो फिर काहे को चिल्लाता इसने? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इससे जोड़कर इसी को कंटिन्यू सवाल है। दिल्ली में मोर्चा नहीं देखा? इसी से कंटिन्यू मेरा सवाल है। सुनिए, आप जनता में लड़ रहे हैं, सुनिए, आप जनता में लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग में लड़ रहे हैं, सरकार से जंतर मंतर पर मैंने मोर्चा निकाला लाखों का। आप नहीं बता रहा हूँ मैं, आप चारों स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हो। आपको ईवीएम मशीन बंद होने की, उसकी जगह बैलेट पेपर आने की उम्मीद नजर आती है? चारों जगह पर आप इस चीज मोर्चा पे डटे हुए हैं। देखो, मैं तो इस यकीन के साथ में ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि जनता का ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इस बात को शासक वर्ग को स्वीकार करना होगा, नहीं तो बहुत भयंकर परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। मैं अभी से चुनाव के पहले बता रहा हूं, बहुत भारी हिंसा होने का अंदेशा है। ये जो शासक वर्ग है, जो केवल अपने अंदर बदलाव कर रहा है, समाज में नहीं बदलाव कर रहा है, उनको बता रहा हूं कि अगर आपने जनभावनाओं को सप्रेस करने की कोशिश की तो बहुत भारी हिंसा का सामना करना पड़ेगा। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो। और एक सवाल मुझे पूछिए। आपने कहा कि 200 से ज़्यादा आप लोग लोकसभा की सीटें नहीं लड़ाएंगे 2024 के चुनाव में। मेरा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन और आपका गठबंधन अलग अलग है। पहले ऐसी चर्चा थी कि आपकी जो पार्टी है या आपका जो समर्थन है वो इंडिया गठबंधन को जाएगा, लेकिन आपने तीसरा मोर्चा बनाकर इस बात को विराम दे दिया। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन के जो नेता है, बड़े नेता जैसे शरद पवार साहब है, वो आपके कार्यक्रमों में मंच पर आते रहते हैं। तो क्या ऐसी संभावना है कि इंडिया गठबंधन जो सीटें नहीं लड़ाएंगे या आपके गठबंधन के लिए कुछ सीटें छोड़ी जाएंगी या इस प्रकार से कुछ? देखो, ये जो रणनीति है, ये रणनीति से संबंधित मुद्दा है जो आप कह रहे हैं। और किसी भी लड़ाई में रणनीति होती है। रणनीति 2 शब्द से बना हुआ एक शब्द, रण और नीति। रण का अर्थ होता है युद्ध और नीति का अर्थ होता है नीति। तो युद्ध की कोई न कोई नीति होनी चाहिए। तो युद्ध की नीति अगर आज हम बीजेपी को परास्त करने लायक नहीं है और वो राक्षस बनने जा रहा है, तो राक्षस का पहले बंदोबस्त करना चाहिए ना। अगर हम अकेले ही राक्षस का बंदोबस्त करने के लायक नहीं है तो कोई न कोई रास्ता ढूंढेंगे, कोई न कोई रास्ता ढूंढेंगे। तो इंडिया गठबंधन के लोगों का प्रस्ताव हमारे पास है, अभी हमने हाँ नहीं कहा। पवार साहब तो इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े नेता हैं। ये तो मुझे लगता है आप लोगों को, पत्रकारों को बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास प्रस्ताव है। अभी हमने इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचा नहीं है, मगर हमारे सामने अगर तीसरी बार भी बीजेपी चुनाव जीतकर आई तो क्या निगेटिव भारत में परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में हम आकलन कर रहे हैं। वो भयावह परिणाम संभव का दिखाई दे रहे हैं। तो उसको रोकने के बारे में स्ट्रेटेजी पर हम लोग विचार करेंगे। जल्दी ही ऑल इंडिया की राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की मीटिंग बुलाकर उस पर विचार करेंगे। आपने चुनाव आयोग को 10 दिन का समय दिया है, 6-7 दिन बीत गए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से आप जो मांगे कह रहे हैं उन मांगों को चुनाव आयोग पूरा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है या उस प्रकार की कोई उनकी कार्रवाई नहीं है? अभी हम लोग 10 दिन के पहले इसके बारे में जल्दबाजी नहीं कर सकते। 10 दिन का पूरा मौका देने के बाद ही इसके बारे में मैं बयान दूंगा। बाकायदा वीडियो बना करके क्या करना है भविष्य में हम लोग घोषित करेंगे अपनी।
लोकतंत्र में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से काम करने के पक्षधर है। अब हिंसा या किसी तरह के पक्षधर नहीं हूँ। मेरा आज तक का रिकॉर्ड जो है, मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूँ। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन के समर्थक हैं। So in short and sweet, I will ask you, जो बीजेपी हार भी जाता है 2024 में, आपको क्या लगता है जो भी रूल करने को आएगा क्या वो रूल कर सकता है? क्योंकि मोदी ने ये सब पूरा गेम खेला है गवर्नमेंट ने, इतना कर्ज में इतना डूबेला है, बोलते एक बच्चा भी पैदा हो उसमें भी करोड़ रुपए का कर्जा है। तो क्या हमारा देश कैसा एक कर्जा क्योंकि के वो रेफरेंस सब में आपने एक मुद्दा उठाया, तो इस संबंध में आपको कर्जा कितना मोदी ने लिया इसके बारे में कोई जानकारी है? इसके बारे में मीडिया वालों ने कोई खबर दी, लोगों को, जनता को जागृत किया? मोदी सरकार में प्रधानमंत्री बनाने के पहले भारत पर 54 लाख करोड़ रुपया का कर्जा, 54 लाख 54 लाख हजार करोड़, 54 लाख हजार करोड़। अब 405 लाख करोड़ हो गए। और मोदी गवर्नमेंट के समर्थक पत्रकार ये नहीं बताते हैं कि 350 लाख करोड़ रुपया मोदी ने कर्जा लिया 10 साल में। 350 लाख करोड़ रुपया, तो 405 लाख करोड़ का कर्जा हो गया भारत में। 405 लाख करोड़ का, आप नोट कर लो, छापो, मेरा नाम लेके मैंने ऐसा बताया करके, 405 लाख करोड़ वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर से 405 लाख करोड़। तो ये मोदी सरकार अगर तीसरी बार आती है तो भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर आएगी। आज की भी खबर है, केवल इसी का प्रोपेगेंडा हो रहा है। कोई ये नहीं बता रहा है कि आखिरकार ये तीसरे नंबर पर आएगी कैसे। 405 लाख करोड़ कर्जा लेकर आएगी तीसरे नंबर पर इकोनॉमी। ऐसा टाइटल तो कोई दे ही नहीं रहा है। 405 लाख करोड़ रुपया कर्जा, यानी 350 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने कर्जा लिया। केवल वो यही कह रहा है कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगी, तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगी। अरे इकोनॉमी तीसरे नंबर से होती है, वो इन्वेस्ट से होती है, एक्सपेंडिचर से होती है। ये पैसा इतना भारत सरकार के पास आया कहां से? ये मेरे सामने सवाल था, मैंने छानबीन किया तो पता चला 405 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। 54 लाख इतने सालों में, 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राज किया। इतने साल में कर्जा 54 लाख करोड़, और अकेले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने 405 लाख करोड़, 205 लाख करोड़ की 405 लाख, 405 लाख करोड़, 205 पड़ा है, 405। इसकी इंटरेस्ट हम कितनी होगी? इंटरेस्ट कितनी होगी साल की? ये मैंने पत्रकारों पर और किस सेना का तीसरा मोर्चा क्या है? हाँ? राष्ट्रीय परिवर्तन सेना का तीसरा मोर्चा क्या है? तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, उसका नाम। तीसरा मोर्चा क्या मतलब कैसा है कि आप कुछ आगे रणनीति है या कुछ आपने आगे नहीं, ये बात सोच रखी है कि आने वाले इलेक्शन में कुछ आपके आने के पहले ही हम बता रहे थे कि हमारा ट्रस्ट एरिया, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। आज का ऊपर तबका है वही खेल खेल रहा है लोकतंत्र, जो इस देश में हजारों सालों से पीड़ित है। वो लोग जब तक इकट्ठा होकर, देखो, उनकी सरकार होनी चाहिए, उनके प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनकी लीडरशिप होनी चाहिए, उनकी पॉलिसी होनी चाहिए और उनकी विचारधारा होनी चाहिए। 5 चीजें जिन लोगों के पार्टियों में होगी उसके द्वारा तीसरा मोर्चा बनेगा तो होगा, तो परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा परिवर्तन। कांग्रेस जाएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी, कांग्रेस, इसमें इससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। मगर लोगों को लगता है अरे कांग्रेस बदल दिया, देखो बदल हो गया, मगर समाज में कोई बदल नहीं होता है। ये मौलिक बदलाव के लिए हम राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा
Anyway, I wish you all the best. You can become the PM, sir, because you got everything, good knowledge, everything. So I wish you, sir, you can do something, sir. अभी हम लोग बीजेपी को पास करने लायक नहीं है, इसलिए हम लोग पीएम का कैंडिडेट हमारा हो सकता है, ऐसे हसीन सपने हम नहीं देखा है। म्हणजे तुम्ही पत्रकारांनी जो मुद्दा उचलायला पाहिजे विचारला पाहिजे म्हणून विचारला नाही. अभी काय विचारला नाही, का प्रश्न होता तो महत्वाचा. ठीक आहे, मी नंतर डिस्कशन करतो. सांगा सांगा पत्रकार यहाँ पर आए और